प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला सितंबर माह भाग 3, जिसमें आज हम 5 और 6 सितंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? विकल्प है अक्टूबर का पहला सप्ताह, बी अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, सी सितंबर का पहला सप्ताह, डी सितंबर का अंतिम सप्ताह। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले सप्ताह में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो इस हफ्ते 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक क्या है, चल रहा है। बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर। थीम 2021 की क्या है? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट इस साल की थीम है। उद्देश्य क्या है? जागरूकता पैदा करना। किस संदर्भ में? खान पान के संदर्भ में, सेहत के संदर्भ में, एक बैलेंस डाइट के संदर्भ में, एक संतुलित आहार के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना। नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या है? इसका नोडल मंत्रालय है। तो पोषण सब न्यूट्रिशन वीक, पोषण सप्ताह के संदर्भ में जो 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। जो पोषण अभियान है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत जो 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 2018 को इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? साझा व परिणामों की यानी आउटपुट ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाकर 2022 तक, टारगेट कितना है? 2022 तक कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। ठीक है। फंडिंग कैसे हो रही है? 50% फंडिंग तो हो रही है विश्व बैंक और अन्य इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और 50% क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। टारगेट क्या है 2022 के? टारगेट है कि स्टंटिंग यानी उम्र के अनुसार लंबाई नहीं बढ़नी, यह स्टंटिंग होता है। स्टंटिंग को 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना है। अल्प वजन को 0 से 6 वर्ष की आयु में 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना है। एनीमिया बच्चों में, और एनीमिया जो एडोलसेंट गर्ल है और महिलाएं हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं, उन दोनों में क्या है कि 3% प्रति वर्ष की दर से कम करना है। जन्म के समय कम वजन को 3% प्रति वर्ष की दर से कम करना है। और सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। ये पूरा महीना क्या है? न्यूट्रिशन वीक है, न्यूट्रिशन मंथ है। और 2018 से क्या है कि सितंबर माह न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। पहले ये एक अभियान था, इसको फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दे दिया गया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान या फ्लैगशिप योजना का संबंध किस विभाग से है? इस डिपार्टमेंट से है। उपभोक्ता मामला डिपार्टमेंट, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास डिपार्टमेंट। तो शुद्ध के लिए युद्ध, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस डिपार्टमेंट से है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इसका संबंध है। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। नोडल एजेंसी मंत्रालय कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट हेतु ये क्या है कि जांच, मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और उसके रूल 2011 के अंतर्गत क्या है कि कार्रवाई की जाती है। राज्य व जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का इसमें गठन का प्रावधान है। राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का प्रावधान है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। अवधि इसकी अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 है। स्टेटमेंट बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला कथन है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसकी अवधि कितनी है? अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024, यानी 8 वर्ष इसकी अवधि है। दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना इरिगेशन प्रोजेक्ट के पुनर्वास और नवीनीकरण की योजना है। तो कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, और दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर है दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका
सुधार परियोजना जो अक्टूबर 2017 में लॉन्च की गई थी, और टारगेट अवधि कितनी है 2024 तक, 8 वर्ष का टारगेट अवधि है। लागत कितनी है, कॉस्ट आएगी 2606 करोड़, और इसमें बाहरी सहायता ली जा रही है जाइका से, GICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता ली जा रही है। 27 दिनों की 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और नवीनीकरण के लिए, जिसमें 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित जल क्षेत्र, जल दक्षता में इसमें वृद्धि होगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो चर्चा में अभी के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है ऑप्शन, यह ओडिशा में स्थित दूसरा बड़ा मैंग्रोव स्थल है। बी है, यह ब्रह्माणी, वैतरणी, धामरा व महानदी प्रणाली के मुहाने पर स्थित है। सी है, यह आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट स्थल भी है। डी है, सभी कथन सत्य हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के संदर्भ में ये तीनों कथन क्या है कि सत्य हैं। ये ओडिशा में स्थित है, ये ओडिशा में के केंद्रपाड़ा जिला में स्थित है। 1988 में इसको क्या है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है। पहला कौन सा है, सुंदरवन के बाद ये दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र भी है, रामसर साइट भी है। 3 कंजर्वेशन क्षेत्र है इसके अंदर, संरक्षित क्षेत्र है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य इसके अंदर शामिल हैं। और गहीरमाथा आपको पता है हर साल जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल है जो समुद्री कछुआ है, उसके गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में आने पर ये हर साल चर्चा में रहता है। तो ठीक है, भीतरकनिका चर्चा में रहने का क्या कारण है, चर्चा में रहने का कारण है कि जो ब्रह्माणी नदी का जो पानी है उसका डाइवर्जन किया जा रहा है। उसका डाइवर्जन कहाँ है, उसका डाइवर्जन इंडस्ट्री सेक्टर में पानी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इस अभयारण्य पर संकट, नेशनल पार्क पर संकट खड़ा हुआ है, तो इसलिए चर्चा में रहा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, डॉर्डेनलेस जल संधि वाटर स्ट्रेट किनको जोड़ती है। विकल्प है भूमध्य सागर व लाल सागर को, बी है काला सागर व मरमरा सागर को, सी है एजियन सागर व मरमरा सागर को, डी है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। तो डॉर्डेनलेस किनको जोड़ता है, ये एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है डॉर्डेनलेस जल संधि। देख लेते हैं इसका लोकेशन। ये एशिया है, एशिया में टर्की है, और ये यूरोपियन महाद्वीप है, और ये नैरो स्ट्रेट जो आप देख रहे हैं डॉर्डेनलेस है। नैरो स्ट्रेट ये है, डॉर्डेनलेस है, ठीक है। कहां पर है, सी ऑफ मरमरा, और ये है एजियन सागर। मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का काम करता है ये स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेट है डॉर्डेनलेस को, ठीक है। आप ऊपर देखें, ऊपर एक महत्वपूर्ण और जल संधि है, वो है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस किसको जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को, ठीक है। ऊपर बॉस्फोरस है, अपना ऑप्शन में भी था काला सागर और मरमरा सागर, इसको कौन से बॉस्फोरस जल संधि जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये नैरो स्ट्रेट डॉर्डेनलेस को अलग करती है, एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है। और ये क्या है कि यूरोप और एशिया को अलग करने का काम भी करती है। यूरोप और एशिया को क्या है, अलग करती है, और एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से भी अलग करती है। टर्की दोनों में स्थित है, जैसे रशिया 2 महाद्वीपों में है, जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, उसका कुछ हिस्सा। इसी तरह टर्की का यूरोप में भी है और एशिया में है। तो एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से अलग करने का काम भी करती है डॉर्डेनलेस जल संधि, जो मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में नैरो स्ट्रेट है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, कभी कभी अखबारों में चर्चा में रहने वाले परम सिद्धि, परम शिवाय, परम शक्ति क्या है। विकल्प है स्वदेश निर्मित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बी है स्वदेश निर्मित पनडुब्बियां है, सी युद्धाभ्यास, डी सुपर कंप्यूटर के प्रकार। तो सही उत्तर उसका होगा सुपर कंप्यूटर के प्रकार हैं परम सिद्धि, परम शिवाय और परम शक्ति। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, परम शिवाय भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। परम शक्ति इसी कड़ी में परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, और परम सिद्धि की बात करूं तो परम सिद्धि जो है भारत का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सुपर कंप्यूटर है।
CDEC पुणे में इसको क्या है विकसित किया है। गति कितनी है 210 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटाफ्लॉप्स इसकी गति है। बात करते हैं इस संदर्भ में सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च किया गया 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 70 से अधिक हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटिंग सुविधाओं से युक्त एक विशाल सुपर कंप्यूटर ग्रिड स्थापित कर राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना इसमें की गई है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जिसको क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। और मैं बात करूं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो 415 पेटाफ्लॉप्स स्पीड के साथ जापान का फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो उस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन को बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि एशिया का सर्वोच्च सम्मान है तथा एशिया का नोबेल माना जाता है। बी है प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। सी है इस वर्ष भारत की 2 हस्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डी है यह ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, एशिया का नोबेल है, प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में दिया जाता है, सही बात है। और ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है, ये भी कथन सत्य है। तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेटमेंट कि इस वर्ष भारत की 2 हस्तियों को ये पुरस्कार मिला, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारत में इस वर्ष किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला है। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। 1957 में 1957 में यह स्थापित किया गया। एशिया का सर्वोच्च सम्मान, एशिया का नोबेल भी इसको माना जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है और प्रतिवर्ष 31 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। एशिया में ऐसे व्यक्तियों व संगठनों को पहचानना व सम्मानित करना जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की और उदारता से दूसरों की मदद की, सेवा की, इसके लिए दिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न इस वर्ष ये किनको दिया गया 2021 में 63वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 63वां रेमन मैग्सेसे 2021 में दिए गए। 31 अगस्त को किनको प्राप्त हुआ है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो वैक्सीन वैज्ञानिक है बांग्लादेश के, उनको मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब जो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है पाकिस्तान से, इनको दिया गया है। रॉबर्ट डेलोन जो पर्यावरणविद हैं और फिलीपींस से इनका संबंध है। स्टीवन मुंशी जो अमेरिका के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वॉच डॉग इंडोनेशिया से संबंध है, एक खोजी पत्रकारिता समूह है, इनको ये सम्मान दिया गया है। 63वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 31 अगस्त 2021 को दिए गए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट परिषद विकास परिषद की हाल ही में 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इस संस्था के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। विकल्प है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गैर सांविधिक शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना 2010 में की गई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गैर सांविधिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी शीर्ष यानी एपेक्स काउंसिल है। स्थापना 2010 में की गई। अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सदस्य देखें आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इरडा के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव इसके सदस्य होते हैं। वित्तीय मामलों के विभाग के सेक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार आदि क्या है कि इसके सदस्य रखे गए हैं। कार्य क्या करती है? काम क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने, अंतर नियामकीय समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को मजबूत करने और संस्थागत बनाना, अर्थव्यवस्था के वृहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना इसका लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। विश्व प्रसन्नता यानी खुशहाली सूचकांक 2021 के अनुसार 149 देशों में भारत की कौन सी स्थिति है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की क्या स्थिति है? विकल्प है
144वां स्थान है, 139वां, 101वां, 95वां। तो भारत ने 2021 के अंदर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वां स्थान प्राप्त किया है, वो भी 149 देशों में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं 2020 में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार प्राप्त हुआ है 2021 के अंदर 139वां स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है। और सबसे लास्ट इस बार किसको मिला है, 149वां किसके पास है, 149वां है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को क्या है कि सबसे अशांत, सबसे नाखुश, अप्रसन्न देश की इस सूची में रखा गया है। और पहला स्थान किसको मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 4 वर्षों से क्या है कि इसमें पहले स्थान पर है और जितने भी नॉर्वेटिक कंट्रीज हैं उनको क्या है कि टॉप रैंकिंग में शामिल किया गया है। अब ये इंडेक्स जारी कौन करता है, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्या है कि ये रिपोर्ट जारी करता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक का जो विचार है, विचार भूटान से आया है। भूटान में क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन नहीं माना जाता, वहां पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को क्या है कि इंडिकेशन माना जाता है। उस विचार को अपनाते हुए यूएन ने 2012 में ये प्रस्ताव पारित किया और SDSN के माध्यम से क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। SDSN ये जो संस्था है ये SDG इंडेक्स भी जारी करती है। SDG इंडेक्स जो जारी होता है सर वो इस संस्था द्वारा ही भी किया जाता है। तो ठीक है, भारत का स्थान रहा है 139वां। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर और आज के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न है युद्ध के दौरान फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हेतु भारतीय वायुसेना को मिलने वाला पहला नेशनल हाईवे राजस्थान के कौन से जिले में। विकल्प है जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर, सही उत्तर होगा। बात करते हैं यह रनवे बाड़मेर जिले के भागासर में बना है जो 3 किलोमीटर लंबा व 33 मीटर चौड़ा है, जबकि दूसरा रनवे जालोर जिले में बना है। तो इस समाप्त करते हैं आज की कक्षा, विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।